क्या आपने कभी ये सुना है कि 4 ग्राम चिड़िया की पोटी के बदले कोई आपको 1 ग्राम सोना दे सकता है? लेकिन एक देश में ऐसा हो चुका है और इसी चलते इस देश में इतनी रईसी आ चुकी थी कि ये अमेरिका से भी आगे बढ़ चुका था। अमीरी का आलम यह था कि लोग नोटों को टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया करते थे। पुलिस वालों के पास लैम्बोर्गिनी गाड़ी हुआ करती थी। देखिए, दुनिया का ये सबसे छोटा गणराज्य है और एक टापू पर बसा हुआ है। इसका एरिया इतना कम है कि 1 घंटे में पूरे देश का चक्कर लगाया जा सकता है। लेकिन एक वक्त पर यहाँ के लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। एक समय में यहाँ की औसत प्रति व्यक्ति आय दुनिया में दूसरे नंबर पर थी, बावजूद इसके कि इसमें कभी भी कोई पेट्रोलियम, ना तेल, ना सोना और ना चांदी ही मिला। फिर भी इस देश की इकोनॉमी एकदम से बढ़ गई थी। और अर्थव्यवस्था बढ़ी कैसे? चिड़िया की पोटी बेचकर। और ये पोटी इतनी कीमती हुआ करती थी कि मात्र 4 ग्राम के बदले 1 ग्राम सोना खरीदा जा सकता था। लेकिन कुछ समय बाद इस देश का पतन होना शुरू होता है और अमीरी में डूबा हुआ ये देश गरीबी में डूबने लगता है। देखिए, इस देश के बारे में कहा जाता है कि ये देश खुद को खा गया, इसीलिए इस कंट्री को नाम दिया गया कंट्री दैट एट इटसेल्फ। चलिए, आपको अब इस देश का नाम बताता हूं। इस देश का नाम है नाहरू। वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद दुनिया का ये सबसे छोटा देश है। इसके साथ ये दुनिया का पहला सबसे छोटा रिपब्लिक कंट्री है। पूरे देश का एरिया महज 21 वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर के बीचों बीच में नाहरू बसा हुआ है और सबसे नजदीकी द्वीप भी लगभग 300 किलोमीटर दूर है। ऑस्ट्रेलिया से इस द्वीप की दूरी 4000 किलोमीटर है। मतलब ऑस्ट्रेलिया से अगर कोई खाने पीने की चीजें भेजी जाती हैं तो उन्हें यहाँ पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। यहाँ पर कोई जहाज भी पोर्ट नहीं हो सकता है क्योंकि पूरा तट कोरल रीफ से ढका हुआ है और कोरल रीफ जहाज को डुबा सकती है। कुदरत ने इस देश को बिल्कुल अलग थलग बनाया है, लेकिन इसका इतिहास बहुत गजब का है। चलिए जानते हैं नाहरू की कहानी। एक ऐसा देश जिसने खुद को खा दिया। आसमानी परिंदे जब कभी सागर के ऊपर से उड़ा करते थे तो उन्होंने नाहरू द्वीप को अपना ठिकाना बनाया। बहुत सारे पक्षी यहाँ पर आया करते थे, यहाँ पर खाते पीते और यहीं पर मल त्याग करते थे और इन्हीं पक्षियों का मल यहाँ पर सालों साल इकट्ठा होता रहा और धीरे धीरे जीवाश्म में बदलता रहा और इसकी वजह से यहाँ पर फॉस्फेट और नाइट्रेट के भंडार इकट्ठा हो गए और ये भंडार उस समय बहुत उपयोगी थे। इनका प्रयोग खाद में किया जाता था। देखिए, पौधों के लिए 3 जरूरी तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम थे और इनमें से 2 नाहरू की मिट्टी में भरपूर जमा हो चुके थे। खास तौर पर यहाँ पर फास्फोरस के भंडार भर चुके थे। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग रहा करते थे उन्हें इस बात का पता नहीं था और सालों तक स्थानीय लोग इस भंडार के साथ जीते रहे। फिर आता है साल 1798 और इसी साल एक ब्रिटिश जहाज यहाँ से गुजरता है। देखिए, नाहरू के लोग बहुत मिलनसार लग रहे थे। उन्होंने जहाज के नाविकों को नमस्कार किया, लेकिन जहाज के कैप्टन ने सख्त हिदायत दी कि जहाज से कोई भी नीचे नहीं उतरेगा और ना ही किसी को ऊपर चढ़ने दिया जाएगा। यहाँ के मिलनसार लोग थे और यहाँ की हवा पानी बहुत अच्छी थी, इसीलिए जहाज के कैप्टन ने इसका नाम प्लीजेंट आइलैंड रख दिया। इसके बाद वक्त ऐसे ही गुजरता है। देखिए, उस समय दुनिया में अधिकतर देशों में ब्रिटिश का शासन था और ब्रिटिश राज्य में मुजरिमों को देश से निकालने की सजा दी जाती थी। इन्हें सुदूर टापुओं पर भेज दिया जाता था। देखिए, मुजरिम सजा से बचने के लिए अलग अलग द्वीपों पर जाकर छुप जाया करते थे और वहीं बस जाते थे। इनमें से ही कुछ कैदी 1830 के दशक में नाहरू द्वीप पर आते हैं। इनमें से एक कैदी 1830 में नाहरू द्वीप पर आता है। देखिए, भगोड़ा मुजरिम था और इसने डर दिखाकर टापू के अंदर अपना आधिपत्य जमा लिया और वहां से जाने वाले जहाजों के साथ ये व्यापार करने लगा था। ये उन्हें नारियल और सुअर बेचने लगा था, जिसके बदले जहाज इसे तंबाकू, शराब और राइफल दिया करते थे। लेकिन साल 1841 में नाहरू के लोगों ने इसे टापू से निकाल दिया। देखिए, जॉन को निकाले जाने के बाद यहाँ पर ठीक 1 साल बाद एक और कैदी आता है और इसका नाम था विलियम हैरिस। ये भी पुराने
कैदी की तरह ही वहां से गुजरने वाले जहाजों के साथ व्यापार करने लगता है। लेकिन ये मिलनसार था। इसने एक स्थानीय महिला से शादी कर ली और वहीं नाहरु द्वीप पर बस गया और अगले 50 सालों तक रहा। इसका मतलब ये था कि ये टापू इन जैसे कई कैदियों के लिए एक स्वर्ग की तरह था। देखिए 1870 आते आते नाहरू के लोग भी तंबाकू इस्तेमाल करने लगे थे और बहुत सारी शराब पीने लगे थे, और इसी वजह से धीरे धीरे नारू के अंदर हिंसा बढ़ने लगी थी। नारू के अंदर कई कबीलों के बीच में गृह युद्ध जैसे हालात थे, लेकिन अंग्रेजों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें इससे कोई फायदा नहीं होना था। उस समय एक जियोलॉजिस्ट थे अल्बर्ट एलिस। ये ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के अंदर एक कंपनी में जाते हैं और वहां पर इनके दरवाजे पर एक पत्थर होता है और उन्हें बताया जाता है कि ये जीवाश्म नाहरू से आया है और संभवतः ये एक लकड़ी है जो जीवाश्म में बदल चुकी है। लेकिन एलिस इसकी जांच करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि ये शुद्ध फास्फोरस है, जो कि एक सुपर फर्टिलाइजर है और ये उस वक्त का खजाना हुआ करता था। और इसी खजाने की तलाश में साल 1901 में अल्बर्ट नारू पहुंच जाता है और इसके बाद उसे पता चलता है कि नारू का लगभग 80% हिस्सा इस भयंकर खजाने से भरा हुआ है। इस समय द्वीप पर जर्मन का कब्जा था, इसलिए एलिस की कंपनी जर्मनी के साथ इस खजाने के लिए संधि करती है। लेकिन इसके बाद अंग्रेजों और जर्मन के बीच इस फास्फोरस के लिए बंदरबाट होने लगी और ये सिलसिला चलते रहता है। साल आ जाता है 1914, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जंग के चलते ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने नाहरू पर कब्जा कर लिया। बहुत सारे माइनिंग के उपकरण यहाँ पर लगा दिए गए और निर्यात बढ़ा दिया गया। साल 1920 आते आते हर साल 2 लाख मैट्रिक टन फॉस्फेट यहाँ से निकाला जा रहा था और अगले 20 सालों में इसके निकालने की दर 4 गुने से ज्यादा पहुंच चुकी थी। लेकिन इस खजाने का फायदा इस देश को नहीं मिल रहा था। खजाने को बहुत कम दामों पर बाहर बेचा जाता था और इसके बदले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के किसानों को बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडी दी जाती थी। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध आता है और नाहरू पर अब जापान का कब्जा हो जाता है। नाहरू की 2/3 आबादी गुलाम बना दी जाती है और इन्हें पास के एक नौसेना कैंप में मजदूरी के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन इनमें से 500 लोग भूख और बम की चपेट में आकर मारे जाते हैं और दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने तक यहाँ 600 से भी कम लोग बचते हैं और धीरे धीरे ये दौर बीत जाता है। नाहरू अब ऑस्ट्रेलिया की निगरानी में आ जाता है। इसके बाद साल 1968 आते आते इस देश को आजादी दे दी जाती है और साथ ही खदानों का अधिकार भी दे दिया जाता है। देखिए अब खदानें स्थानीय सरकार के पास आती है तो अब पैसा अच्छा खासा देश के अंदर आने लगता है और अगले 20 सालों में नाहरू के लोग दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो जाते हैं। 1975 आते आते इस देश की जीडीपी सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है। इस देश के अंदर सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त कर देती है और साथ ही नागरिकों पर इनकम टैक्स हटा दिया जाता है। देखिए पैसा इतना ज्यादा आता है कि नेताओं का दिमाग फिर जाता है। सरकार दूसरे देशों में बड़े बड़े होटल्स को लेने लगती है। कई महंगे क्रूज और शिप्स लिए जाते हैं। नेता विदेशों में प्लेन के जरिए शॉपिंग करने जाया करते थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिजूल खर्ची अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। लेकिन ये कब तक चलता? एक वक्त ऐसा आया जब इस देश के खनिज संसाधन खत्म होने लगे, निर्यात घटने लगा और धीरे धीरे देश में मंदी आने लगी। अब मुश्किल आने लगी थी और इस मुश्किल में नाहरू ने अपने हुए अत्याचारों को याद किया। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड पर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में केस डाले। ऑस्ट्रेलिया ने मामले को कोर्ट से बाहर निपटाया। 20 सालों के लिए 7 करोड़ 30 लाख डॉलर्स दिए गए। न्यूजीलैंड और ब्रिटेन ने भी 42 लाख डॉलर देने की बात कही, लेकिन ये सब नाकाफी था। देश की अर्थव्यवस्था लगातार घट रही थी। खनन से ज्यादातर जगह बर्बाद हो चुकी थी। तमाम समुद्री जीव इसकी भेंट चढ़ चुके थे। प्राकृतिक सुंदरता खत्म हो चुकी थी। देखिए ये सारी परेशानियां तो थी ही, साथ ही यहाँ के नागरिकों का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। देखिए आज की बात करें तो आज भी यहाँ ओबेसिटी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। करीब 70% वयस्क
इस मोटापे के शिकार हैं। कभी लग्जरी कारों का शौक रखने वाला ये देश आज दाने दाने के लिए दूसरे देशों का मोहताज बन चुका है। देखिए, अगर हम इस पूरी सिचुएशन को देखें तो इतिहास ने अपने को फिर से दोहराया है। एक राष्ट्र उन्नति के बाद दोबारा पतन की ओर निकला है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? नाहरू के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर आप कुछ बताना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।